अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। और नाज़रीन, हम बात करेंगे आज फिर दहशतगर्दी के हवाले से। कल के जो वाक़यात हुए हैं, बड़े संगीन किस्म के बलूचिस्तान में जो वाक़यात हुए और फिर सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिस तरह बर वक्त इन सारी चीज़ों को कंट्रोल किया और हमारे नौजवानों ने शहादत जो है इसमें हमने देखा कि उसका रुतबा उन्होंने हासिल किया। लेकिन दहशतगर्दी की इस जंग से लड़ने का जो अज़्म है वो हल्का नहीं हुआ, वो मज़ीद मजबूत होता जा रहा है। और हम सब ये जानते हैं कि इसमें बैरूनी अनासिर शामिल हैं। इसमें आज वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कैबिनेट मीटिंग में जब उसके बाद उन्होंने इस पर बात की, बड़ा उन्होंने खुल के इसके हवाले से बात की है कि अफ़गानिस्तान की तरफ भी उन्होंने इशारा किया और बैरूनी हाथ के मुलव्वस होने की बात की है। इंडियन फैक्टर कितना इसमें इम्पॉर्टेंट है और अफ़गानिस्तान का जो फैक्टर है यकीनन वो भी बहुत अहम है। और ख़ास तौर पर जब पाकिस्तान, ये हम सब जानते हैं, ये कोई नई बात नहीं है, जब मौशी बहाली की तरफ हम जाते हैं, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हमें नज़र आते हैं कि जिसकी एक पिक्चर हमें क्लियर नज़र आने लगती है, तब ज़रूर इस किस्म के वाक़यात किए जाते हैं और ये हमेशा से होता आया है। लेकिन कुछ महीने से इस लहर में इस वक्त हमें ज़्यादा तेज़ी नज़र आ रही है और ये बलूचिस्तान वाले वाक़यात तो यकीनन बड़े खौफनाक किस्म के ये वाक़यात हैं और हम सब इस पर बहुत परेशान भी हैं, रंजीदा भी हैं। और आज भी कैबिनेट मीटिंग में वज़ीर-ए-आज़म साहब ने खिराज तहसीन पेश किया है सिक्योरिटी फोर्सेस के उन नौजवानों को जो शहीद हुए हैं और इस जंग में। और ये कोई एक दो दिन की बात नहीं है, तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हो रहे हैं उसमें इन जो दहशतगर्द हैं इनको जहन्नुम वासिल किया जा रहा है। इसके सिर्फ बलूचिस्तान नहीं बल्कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं पूरे मुल्क में इस पर नज़र रखे हुए हैं। उसी के नतीजे में हमने देखा कि आज वादी तीरा में जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन किया उसमें 25 खवारिज को हलाक किया गया है। और आज कैबिनेट मीटिंग में इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म साहब ने यकीन दहानी करवाई है कि जो भी मदद दरकार होगी, जो असिस्टेंस दरकार होगी सिक्योरिटी फोर्सेस को हुकूमत की तरफ से, रियासत की तरफ से, वो मुहैया की जाएंगी ताकि इससे जड़ से उखाड़ दिया जाए दहशतगर्दी को। इसके हवाले से हम प्रोग्राम में बात करेंगे। वज़ीर दाखिला भी बलूचिस्तान पहुँचे हैं और सीएम बलूचिस्तान से उनकी मुलाकात हुई है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और जो चीज़ें उसमें डिस्कस हुई हैं, जो एलामिया आया है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बताया कि आगे हिकमत अमली क्या होगी रियासत की, उसके हवाले से भी हम प्रोग्राम में बात करेंगे कि मुस्तकिल बुनियादों पर इसका हल क्या है। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने इस मौके पर जो गुफ्तगू की है, मैं ये चाहती हूँ कि वो आप सुन लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं और इस पर बात करते हैं। ये वाज़े पैगाम है बलूचिस्तान में वो लोग जो पाकिस्तानी सोच रखते हैं, वो लोग जो पाकिस्तान के आइन और झंडे को तस्लीम करते हैं, मैं समझता हूँ कि उनके साथ बातचीत के दरवाजे हर वक्त खुले हैं। लेकिन जो इस आड़ में कि दोस्त मां दुश्मन, उनके साथ ना कोई बातचीत हो सकती है, ना उनके साथ कोई किस्म का नरम रवैया अख्तियार किया जा सकता है। इसी पर हम बात करते हैं कि कल भी हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रियासत की तरफ से सख्त किस्म का रिएक्शन आएगा। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो गुफ्तगू की है, उन्होंने कहा कि बिल्कुल नरम रवैया अख्तियार नहीं किया जाएगा, दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद हैं उनका इंट्रोडक्शन मैं आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं रशीद साफ़ी साहब, मुझे ज्वाइन कर रही हैं शहनीला अमार, ऑन शिराजी प्रोग्राम का हिस्सा हैं, और लाहौर स्टूडियो से आगा इकरार हारून हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप चारों हज़रात को मैं खुशामदीद कहती हूँ। साफ़ी साहब, कल जो हम बात कर रहे थे कि रियासत ज़ाहिर है कि अपनी रिट कायम करेगी और बिल्कुल इस पर कोई नरमी का रवैया नहीं हमें नज़र आएगा, सख्त एक्शन होगा जिस किस्म के मामलात हम देख रहे हैं। आज हमने देखा वही गुफ्तगू वज़ीर-ए-आज़म साहब ने की है और उन्होंने कहा कि हम सख्ती से पेश आएंगे, दहशतगर्दी को हम ख़त्म करना चाहते हैं, बिल्कुल उनके साथ नरमी का रवैया अख्तियार नहीं किया जाएगा। बिल्कुल नाहिद, आप दुरुस्त कह रही हैं कि इस दफ़ा रियासत ने ये तहैया कर रखा है कि जो दहशतगर्द एक मुनज़्ज़म अंदाज से पाकिस्तान के तूल व अर्ज़ पे हमारी कौमी वहदत और कौमी वजूद पे हमलावर हुए हैं, उनसे इस दफ़ा आहनी हाथों से निपटा जाएगा। सियासी क़यादत की आपने बात की, वज़ीर-ए-आज़म ने आज इसलिए काबीना के इजलास में ये मौजू हावी रहा और इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म ने बहुत वाज़ेह अंदाज में जिस तरह आपने अपने इब्तिदाइया में ज़िक्र किया कि अब रियासत के दुश्मनों के पास मज़ीद वक्त ही हैं। हाँ, अलबत्ता फिर भी एक ज़िम्मेदार रियासत और एक जमहूरी हुकूमत होने के नाते वज़ीर-ए-आज़म ने ये बात ज़रूर की है कि जो पाकिस्तान के झंडे की ताज़ीम करेगा, पाकिस्तान की रेट को तस्लीम करेगा, तो अब भी उनके लिए दरवाज़े बंद नहीं हैं। लेकिन जो खारजी है,
जो शिद्दत पसंद है, जो दहशत गर्द है, उनके साथ मज़ीद नरमी नहीं होगी। तो ये इस बात का इंदिया है कि अब बलूचिस्तान हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे पंजाब का कच्चे का इलाका हो, चाहे अंदरूनी सिंध का इलाका हो, चाहे सिंध का शहरी इलाका हो या सरहदी पट्टी हो, हर जगह पे दहशत गर्दों का ताक़ुब किया जाएगा। और हम काफ़ी मुद्दत से जिस बात का तस्करा सुनते आ रहे हैं कि अज़्म इस्तेहकाम का जो एक प्रोसेस शुरू हो रहा है, वो अमलन हमें अब शुरू होता हुआ नज़र आ रहा है। इसकी एक झलक आज हमने देख ली है कि खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला खैबर के वादी तीरा में ख़वारिज के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी कार्रवाई आज अफ़वाज पाकिस्तान ने की है। इंटेलिजेंस बेस पे ये कार्रवाई अमल में लाई गई है और 25 से ज़ायद जो फितनतुल ख़वारिज के कारिंदे थे उनको अंजाम तक पहुंचाया गया है। तो ये सिर्फ बलूचिस्तान तक अब बात महदूद नहीं रहेगी, चूँकि बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए अहम है, बलूचिस्तान ख़ित्ते के लिए अहम है, बलूचिस्तान चीन के लिए अहम है। और आपने सुना होगा कि वज़ीर आज़म साहब ने बहुत ही एक वाज़े अंदाज में ये बात लगी लिपटी रख के बग़ैर कह दिया कि ये जो बलूचिस्तान निशाना है, ये जो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी एक बहाना है और इसका निशाना जो है पाक दोस्ती इसका निशाना है। तो चीन और पाकिस्तान के बीच में जो खलीज पैदा करने की नाकाम कोशिश की जा रही है, तो इस हवाले से वज़ीर आज़म साहब ने बहुत तफसील से बात की। और वज़ीर आज़म साहब की बात में इसलिए भी हकीकत हमें नज़र आती है कि जब जब चीन से अहम वफूद आते हैं, अहम शख्सियात पाकिस्तान तशरीफ़ लाती हैं, तो तब या सियासी तौर पर कोई हंगामा खड़ा कर दिया जाता है। आजकल चूँकि वो सियासी फितने जो है वो अंडर प्रेशर है, कुछ उनके ख़िलाफ़ कानून की गिरफ्त जो है वो मजबूत है, तो अब इस दफ़ा दहशत गर्दों को इस्तेमाल किया गया और बलूचिस्तान के तूल व अर्ज़ पे को एक मुनज़्ज़म अंदाज से निशाना बनाया गया है। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि सियासी क़ियादत और अस्करी क़ियादत इस दफ़ा हमें संगीन और सख्त इक़दामात करते हुए नज़र आ रहे हैं और उम्मीद है कि पाकिस्तान को ये सियासी क़ियादत और अस्करी क़ियादत का जो एक यका है इस हवाले से कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी की नालत से पाक करेंगे, तो उम्मीद है कि ये मकसद जो है पाकिस्तानी कौम के ताउन से जल्द हासिल कर लिया जाएगा। ठीक है। अच्छा शहनीला, आज वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी पहुँचे हैं बलूचिस्तान। उन्होंने ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें एक बाकायदा स्ट्रैटेजी अब दे रहे हैं कि आगे किस तरह से चीज़ों को लेकर चला जाएगा, किस तरह से हम इस मामले को देखेंगे। और कुछ फ़ैसले भी किए गए हैं कि पुलिस अफसरान की कमी दूर करने के लिए जो वहाँ पर था मसला, नए ASPs जो हैं वो उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में हम तैनात करेंगे और सिक्योरिटी की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए जो दरकार फ़ंड्स हैं उसकी एपिक्स कमेटी जो है उसे मंजूरी लेने का फ़ैसला किया गया। इसके साथ साथ हमें ये भी जहन में रखना चाहिए कि अज़्म इस्तेहकाम VN के तहत जो पहले टारगेटेड ऑपरेशन हो रहे थे, बाकायदा उसकी फ़ंडिंग भी जहाँ कैबिनेट में जो है वो उसकी मंजूरी हुई है। तो इनसे आपको ये लगता है कि ये चीज़ें जो है रोक पाएंगी, बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है उस पर काबू पाया जा सकेगा? देखिए, जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस है उनको इक्विप करने की तो ज़रूरत है। यही चीज़ हमें ना खैबर पख्तूनख्वा में भी नज़र आई थी कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जब ये दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे थे तो CTD के पास वो असला ही नहीं था कि जो मुकाबला कर सके। तालिबान के पास जो असला था, क्योंकि नेटो की फोर्सेस जो अपना अरबों डॉलर का असला छोड़ गई थी अमेरिका में, वो सारा तालिबान के पास आ गया था। तो तहरीक तालिबान वही असला खैबर पख्तूनख्वा के में इस्तेमाल करी थी। तो CTD या खैबर पख्तूनख्वा की जो पुलिस थी उसको बड़ी मुश्किलात पेश आ रही थी। लेकिन खैर उसमें कुछ नाअहली जो थी वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की भी थी कि 11 साल वहाँ पे हुकूमत की और उन्होंने उनको वो चीज़ें फराहम नहीं की। तो ये तो बहुत ज़रूरी है कि जब आप अपनी जो फोर्सेस है उसको तैयार करें तो उनके पास तमाम वो असला होना चाहिए जिससे वो उनसे निपट सके। इसी तरह कच्चे के इलाके में भी कहा जा रहा है ना कि वो जो वहाँ पे जो अब डाकू हैं उनके पास भी बहुत ज़्यादा जदीद असला आ चुका हुआ है। 1 अरब का तो तकरीबन असला खरीद रहे हैं, वो असले की फराहमी जो उनको हो रही है, तो हमारी पुलिस उनका मुकाबला नहीं कर पा रही है। तो उसके लिए पुलिस को भी बहुत ज़्यादा इक्विप करने की जरूरत है कि एलीट फोर्स की तर्ज पे उनकी ट्रेनिंग की जाए, उनको वो असला दिया जाए जिसके साथ वो उनका मुकाबला कर सके।
दूसरी बात ये थी कि आपने खुद भी जब इंट्रो में कहा कि हम तीसरी एक चीज़ और भी फैक्ट करता है कि लोगों का हौसला जो होता है ना वो भी बड़ा काउंटर काम करता है। आपने खुद कहा कि हमारे लोगों का जो हौसला है ना वो अभी पस्त नहीं हुआ है। देखिए हम कब से वॉर ऑन टेरर के ऊपर लड़ रहे हैं, सालों हो चुके हैं, कई दहाइयाँ, और 50,000 से ज़्यादा हमारे लोग जो हैं जो सिक्योरिटी के और सिविलियन जो शहीद हो चुके हैं। लेकिन आज भी जो हमारे लोग हैं ना वो अपने मुल्क के लिए जान देने के लिए तैयार होते हैं, और वो अब वो फ़र्क भी करना शुरू हो गया कि कौन हमारे दोस्त हैं कौन हमारे दुश्मन हैं। एक मखसूस सियासी जमात थी जिसने लोगों के अंदर एक सोच डालनी शुरू कर दी थी ना, गुड तालिबान की, बैड तालिबान की, नाराज़ बलूचिस्तान के बलोच हो गए और दहशतगर्द हो गए। अब लोगों को ये चीज समझ नहीं आनी शुरू हो गई कि कौन हमारा दुश्मन है कौन हमारा दोस्त है। अब ये कोई फैक्टर मैटर नहीं करता, अब ये चीज एग्जिस्ट नहीं करती। ये नाराज बलोच हैं इसलिए ऐसी कार्रवाइयां कर रहे हैं, ये जिस किस्म की कार्रवाइयां हो रही हैं ये बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, बड़ी घिनौनी साजिश है, फंडिंग है इनके पीछे फंडिंग है। आपको याद होगा कि जब यूसुफ रजा गिलानी जो थे वो वजीर आजम थे तो शर्मुल शेख गए थे तो उन्हें अपने जो काउंटर पार्ट थे इंडिया के वजीर आजम उनके सामने सारे सबूत रखे थे कि आप बलोचिस्तान में बदमनी फैला रहे हैं, आप वहाँ के लोगों को जो है हमारे खिलाफ भड़का रहे हैं। और माजी में भी 70-80 की दहाई में वहाँ से जो बलोच थे वो जाके रशिया में, इंडिया में, अफगानिस्तान में उनकी ट्रेनिंग होती थी पाकिस्तानी फौज से लड़ने के लिए। और अभी भी जो नाराज बलोच जिनको हम ये कह देते हैं वो सारे बाहर के मुल्कों में बैठे हुए, उनको कौन फंड दे रहा है कि वो बाहर के मुल्कों में बैठे हुए इतनी साजिशों के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। तो अब ये बहुत अच्छी बात है कि हमारी सिक्योरिटी फोर्स और हुकूमत एक पेज के ऊपर है, एक बयानिया बन रहा है, वो बयानिया अवाम के सामने जा रहा है कि जी ये दुश्मन है। अगर कोई अपने हुकूक की बात करने के लिए आता है ना जिसके हुकूक का इस्तेसाल होता है, हम उनका साथ देते हैं, हम उनके लिए आवाज उठाते हैं। लेकिन जो रियासत के खिलाफ इस वक्त जिसने असला उठा लिया है, हमारे बेगुनाह लोगों को जो शहीद कर रहे हैं उनके लिए जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। ना उनसे मुज़ाकरात होने चाहिए। और दूसरी बात है कि मुज़ाकरात उनसे जो आपके रियासत को ना माने, आपके आइन को ना माने। यही बात हम तहरीक तालिबान की दफा भी कहते थे कि वो जो कहते थे ना कि ये जी हमारे भाई हैं, आप इनसे मुज़ाकरात करें। देखिए मुज़ाकरात किसी सियासी जमात से होते हैं, किसी सियासी सोच वाले के साथ होते हैं जो आपकी आइन को मानते हैं। साहब ने आज कहा भी है, उन्होंने कहा जो पाकिस्तान का आइन मानते हैं, पाकिस्तान के झंडे को मानते हैं, उनसे तो मुज़ाकरात हो सकते हैं, बातचीत के लिए लेकिन दरवाजे खुले हैं। लेकिन बाकी जो जिसने रियासत के खिलाफ असला उठा लिया है, जो रियासत की सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर जिन हमले कर रहे हैं, उनके साथ हमारे मासूम लोगों के ऊपर हमले कर रहे हैं, उनके साथ मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। अब एक ही फैसला होना चाहिए कि पाकिस्तान रेड लाइन है, हम क्रॉस करने वाले को छोड़ेंगे नहीं। ओनशी राजी साहब, एक वज़ीर आज़म साहब ने भी बड़ा उन्होंने इशारा किया अफगानिस्तान की तरफ भी, और बैरूनी जिस हाथ की या नासिर की हम बात कर रहे हैं इंडियाज़ में शामिल है। ये जो कल के वाक़यात हुए ये कोई ऐसे छोटे मोटे वाक़यात या फिर आप कहें कि नाराज़ बलोच जो थे उन लोगों ने कर लिया, ये बड़े वेल ऑर्गेनाइज्ड किस्म की चीज़ें कल हुई हैं। ये बड़ी घिनौनी साजिश थी। इसमें बार बार हम भी ये बात करते हैं और हमारे जो सीएम बलूचिस्तान है, वज़ीर आज़म साहब भी है, उन्होंने ये यकीन दहानी करवाई कि ये जो सब कुछ हुआ ये पंजाबियों के ख़िलाफ़ नहीं, इसमें पाकिस्तानियों को शहीद किया गया है। ये कोशिश की गई कि कौमियत का जो एक वो परस्ती उसको किया जाए उजागर, कोई इस किस्म की साजिश पाकिस्तान में की जाए। नहीं, देखें ये बड़ी कोऑर्डिनेटिव किस्म की मूव लग रही है। और इसमें सिर्फ आप यूं देखें कि सोशल मीडिया कितना एक्टिव था, किस तरह चीज़ें सोशल मीडिया पे डाली जा रही थी। और इब्तदाई जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक ये सोशल मीडिया जो है वो पाकिस्तान के अंदर से डील नहीं हो रहा था, ये पाकिस्तान से बाहर जो है वो ऑपरेट किए जा रहे थे। अब एक तो ये है कि यकीनी तौर पर जो हमारा अजली दुश्मन है भारत, उसको यूँ महसूस हो रहा है कि बांग्लादेश में उसकी बहुत बड़ी सुबकी हुई है और वो इस तरह के इक़दामात से गुरेज नहीं कर रहा। क्योंकि भारत आपको मालूम है कि एक ऐसी रियासत है जो दुनिया भर में दहशतगर्दी को एक्सपोर्ट करती है। आपने कनाडा में देख लिया, आपने यूएस में देख लिया, रियासती सतह पे भारत जो है वो दहशतगर्दी को आगे पहुंचाता है। हमने तो कुलभूषण को बहुत पहले पकड़ लिया था, हमने तो दुनिया को ये बताया था। शायद दुनिया पूरी तरह उस वक्त नहीं मान रही थी जब तक दुनिया तक कनाडा और जो है ऑस्ट्रेलिया और फिर जो है यूएस तक ये मामला नहीं पहुंचा है। तो ये कोऑर्डिनेटिव मूव जो है इसको बड़े आप ये कहें कि खूबसूरत अंदाज में फेल किया गया है। उन तमाम अफराद को जो इसमें मुलव्वस थे कहीं ना कहीं
कुछ को जो है वो पिन पॉइंट कर लिया गया है और कुछ खवारिज को जो है वो जहन्नम वासिल कर दिया गया। अब ज़रूरत किस अमर की है? ज़रूरत इस अमर की है कि हमेशा से बलूचिस्तान का मामला हम देखते हैं जब ज़्यादा पीक पे जाता है तो एक्शन भी होते हैं और फिर थोड़ा सा वो खबरों से पीछे हट जाता है। तो अब जो हुकूमत की विल हमें नज़र आ रही है, जिस तरह वज़ीर दाखिला वहाँ पे जाके गुफ्तगू कर रहे हैं और जैसे इस्तेदाद कार पुलिस की बढ़ाने की बात हो रही है, क्योंकि फर्स्ट डिफेंस लाइन पुलिस होती है। पुलिस ने जितनी पुलिस आपकी मजबूत होगी इतने ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर की चीज़ें बेहतर करने में मदद मिलेगी, क्योंकि आपका पुलिस एहलकार जो होता है, जो SHO होता है या वहाँ का डिप्टी DSP होता है, वो तमाम चीज़ों को अपने इलाके को बड़ी अच्छी तरह जानता होता है। उसे मालूम होता है कि कौन से जगह पे कौन से लोग ट्रबल मेकर हैं, कौन किसका सहूलतकार हो सकता है, किसको फॉरेन फंडिंग हो रही है, कौन नया रैशी यहाँ पे आया है, तो वो बड़ी बेहतर अंदाज में उसको जो है वो आगे से उसका जवाब दे सकते हैं। तो अब हुकूमत एक चीज़ तयशुदा है कि हुकूमत ने इससे पहले सिपा सालार ने भी कहा, उन्होंने कहा कि अब बात नहीं की जाएगी। वो जो रियासत के दुश्मन है ये बात भूल जाएं। वो जो कहते थे ना कि इतने हजार लेके आ गए, वो लेके आने वाले खुद तो साइड पे हो गए, कुछ जेलों में बैठ गए और अब रियासत और पाकिस्तानी अवाम के लिए मसाइल जो है वो उन्होंने पैदा कर दिए। तो अब रियासत ने जो फैसला किया है इसमें यकीनी तौर पे जब इस तरह के फैसले कठिन किए जाते हैं तो उसमें फिर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नुकसान भी होता है। तो रियासत ने फैसला कर लिया, हमारे जवान जो हैं वो इस मट्टी को अपने खून से रंगीन कर रहे हैं, इस मट्टी का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, इस पाक वतन को अपने खून से इन खवारिज से पाक कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अब इन खवारिज के लिए टाइम जो है वो लम्हा बलम्हा कम होता जा रहा है। ठीक है, आगा इकरार साहब मैं आपकी तरफ आऊँगी। ये एक बड़ा डिसाइसिव मूवमेंट जो है ये महसूस होते हैं और बहुत अरसे से हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस और हुकूमत जो है रियासत ये चाहती थी कि इन ख्वारिज से जो है जिस तरह से निपटा जाए, आहनी हाथों से निपटा जाए। लेकिन जैसे वज़ीर आज़म साहब ने आज भी कहा, जो झंडे को मानते हैं, जो आइन को मानते हैं, इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो आड़े आती हैं कि चले उनसे मुज़ाकरात हो जाएं। लेकिन अब जो मामलात हो रहे हैं अब तो बहुत मुश्किल है। अब जब हम बात करते हैं टारगेटेड ऑपरेशंस की, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस की, और वो हो भी रहे हैं, आज भी हमने देखा कि जो वादी तीरा में हुआ, तो अब इसके बगैर अब हमारे पास और कोई चारा नहीं है। अज़्म इस्तेहकाम जो है वो इस वक्त इसका हल यही है। बहुत शुक्रिया। देखिए बात यह है कि जो काउंटर होता है ना, यानी कि जिसको हम काउंटर इंटेलिजेंस कहते हैं या काउंटर टेररिज्म कहते हैं, वो बेस इसी बात पे करता है कि इससे पहले कि हमला आवर आप पे हमला करे, आप उसकी सेंचुरीज को जाके आपने बस्ट करना होता है। तो हमारे जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हैं वो हज़ारों की तादाद में हो रहे हैं अगर आप देखा जाए हर साल, और उनका मकसद यही है कि जहाँ पे टेररिस्ट जो है वो हार्बर करके बैठे हुए उन तक पहुँचा जाए इससे पहले कि वो आप तक पहुँच जाए, आवाम तक पहुँच जाए, और वो कामयाब ऑपरेशन हैं। लेकिन स्पेक्ट्रम जो है वो काफ़ी बड़ा है और उसमें हमें अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबियाँ भी होती हैं। और मैं सलूट करता हूँ यानी कि उन जवानों को जो देखा जाए कि अपनी ज़िंदगी जो है वो ट्रेड ऑफ कर रहे हैं इस मुल्क के फ्यूचर के लिए। उन्हें पता होता है जब भी वो किसी काउंटर के जा रहे होते हैं मुहिम पे, तो उन्हें पता होता है कि यहाँ वो शहादत है या वो गाजी हैं, इस दरमियान है कुछ नहीं। लेकिन इसमें दो चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी। जो तीरा की जब बात आती है ना, बार जब कभी मैं तीरा का लफ्ज़ पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि पूरा रिवाइंड हो गई है हिस्ट्री। 2006 और 2013 में हम खड़े हैं, क्योंकि ये जो PTI लेकर आई हज़ारों की तादाद में जो खारजी, और उन्होंने उनको बसाया, उनको मौका मिल गया है वही सिचुएशन क्रिएट करने की जो 2006 में थी और 2013 में थी। बहरहाल अब हो गया, अब इस पर अब यानी कि रिवाइंड तो नहीं किया आज तक हिस्ट्री को। पूरी कौम खड़ी है, पूरी कौम ने ये जंग पहले भी जीती थी अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे यकीन है ये कौम फिर से जंग जीतेगी। और मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि ये जो सिचुएशन बनी है ये पिछले आप देख सकें कि एक महीने के अंदर मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि पार्लियामेंट का एक तो अपना यानी कि आप कह सकते हैं कि जॉइंट सेशन तो अपनी जगह पे, लेकिन इन कैमरा पार्लियामेंट में काफ़ी चीज़ें डिस्कस होंगी और हमें यानी कि पार्लियामेंट को समझ आएगी, अवाम को समझ आएगी कि हमारे साथ हुआ क्या है। और एक बात यकीन रखिए कि ये जंग हमने पहले भी जीती है, आज भी जीतेंगे
और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज -1 जो कि उन्होंने जो लेकर आए थे, वो सारे के सारे पहले भी इकट्ठे थे, अब भी इकट्ठे होंगे। ठीक है। अच्छा साफी साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। एक तो प्रोपेगेंडा टूल्स के हवाले से बार बार बात हो रही है कि हम उसका बड़ा मौसर तरीके से मुकाबला करेंगे, उसका जवाब देंगे, इस ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। आपको पता है पहले भी जब आपको याद होगा कि जो प्रोटेस्ट हो रहे थे वहाँ पे ख़ुद साख्ता किस्म की चीज़ें हमें नज़र आ रही थी, यूथ को उसमें इन्वॉल्व किया गया था और लोगों को बाहर निकाला गया था। तब जो प्रोपेगेंडा किया गया उसको अगर हम जहन में रखें तो अब जो मामलात हो रहे हैं तब भी वही कोशिश की गई कि उसी तरह से चीज़ों को एक्सप्लॉइट किया जाए, लेकिन इसको बहुत संजीदगी के साथ अब काउंटर किया जा रहा है। बिल्कुल, और ये वक्त की ज़रूरत है। देखिए, जो अफवाज पाकिस्तान की तरफ से और सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से कुछ मुद्दत पहले जब डिजिटल दहशतगर्दी की इस्तिलाह पहली दफ़ा इस्तेमाल की गई तो बहुत ज़्यादा लोगों ने और एक सियासी जमात ने ख़ासकर उस पर बड़ी तनकीद की, लेकिन फिर वक्त ने साबित किया कि जो डिजिटल दहशतगर्दी की जो इस्तिलाह इस्तेमाल हुई थी वो बिल्कुल दुरुस्त थी। हमने देखा है कि कौमी मामलात को बहुत बुरे तरीके से मसह किया जाता है, हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर और अपनी सियासी मकासद और अपनी जो मज़मूम मकासद है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। और बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में ये अमल जो है मज़ीद बदतरीन अंदाज में इस्तेमाल किया जाता रहा है। हम बजा तौर पर ये कहते हैं कि मावराए अदालत कोई काम ना हो, मिसिंग पर्सन का मामला जो है वो अदालतों के ज़रिए और आईन पाकिस्तान और कानून पाकिस्तान के तहत हल हो। इससे तो कोई इनकार नहीं कर रहा, वज़ीर आज़म साहब इससे इनकारी नहीं है, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस इनसे इनकारी नहीं है, अदालतें मौजूद है, जो लोग मिसिंग है हमारी हमदर्दियाँ उनके ख़ानदानों के साथ है, वो उनके ख़ानदान मौजूद है, अदालतों में उनके केसेस लगे हुए हैं। लेकिन इन चंद मामलात को बुनियाद बनाकर एक बड़े आलमी एजेंडा जो पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के ख़िलाफ़ है उसका दस्तो बाजू बनना वो रियासत के साथ गद्दारी के मुतरादिफ है, वो रियासत के साथ दुश्मनी के मुतरादिफ है। आज वो लोग कहाँ गए जो मासूम पाकिस्तानी, मैं उनको पंजाबी नहीं कहता, जो मासूम पाकिस्तानियों को बसों से उतार कर उन्हीं नाम नहाद पाकिस्तानी जो अब पाकिस्तानी कहलाने के लायक नहीं रहे हैं, जिन्होंने उनको बेदर्दी से शहीद किया, अब वो लोग क्यों नहीं पूछते? आपने उन लोगों से उनके राब्ते हैं ना, वो भी बलोच कौम से उनका ताल्लुक़ है और जिन पे इल्ज़ाम है, जिन्होंने ये इल्ज़ाम अपने सर लिए हैं, वो भी कह रहे हैं कि हम बलोच है। तो मारंग बलोच साहिबा और इस किस्म के जो बाकी लोग हैं वो जाके उनसे पूछे कि आपने किन बुनियादों पे इन बेगुनाह पाकिस्तानियों को शहीद किया। अगर सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ आपका कोई तनाज़ा चल रहा है, उसूलन तो आपको, अगर आप पाकिस्तानी है और पाकिस्तान का हिस्सा है तो आपको तो फिर रिट तस्लीम करनी है। फिर आपको मुज़ाकरात की बार बार दावत भी दी जाती है कि आएँ बैठें, जो भी इख्तिलाफात है हमें बताएं, इस पे बात करेंगे। जब आप रिट तस्लीम नहीं करते, जब हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने आप आते हैं, उन पे हमले करते हैं, उन इंसानी डाल बना के अपने मज़मूम मकासद हासिल करते हैं, तो फिर सिक्योरिटी फोर्सेस के पास तो अपने दिफा का हक़ महफूज है। इस वतन के दिफा की ज़िम्मेदारी उन पे लाहिक होती है। तो ऐसे में मेरे जो आपका जो सवाल था कि जो प्रोपेगंडा था, जो सोशल मीडिया पे था, जो कन्वेंशनल मीडिया पे था, जो समाजी सतह पे था, वाकई उसने बहुत डैमेज किया पाकिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल को, पाकिस्तान के रियासत के इदारों को प्रेशर में लाने की कोशिश की गई। अब वक्त आ चुका है कि चाहे दहशतगर्द डिजिटल फॉर्म में हो, चाहे वो फिज़िकल फॉर्म में हो, चाहे वो मुल्क के अंदर हो, चाहे वो उनके सहूलतकार मुल्क के बाहर हो, उनके सहूलतकारों को बेनकाब करना जो है वो भी वक्त की आवाज़ बन चुकी है। और यहाँ पे दहशतगर्दी जिस अंदाज में भी हो, जिस शक्ल में हो और जिस फॉर्मेट में हो और जहाँ पे हो, चाहे वो तोरखम, चमन, तीरा, कुरम एजेंसी, मस्तूंग, तुरबत, कराची, कच्चे के आबादी, रहीम यार खान, जहाँ पे भी दहशतगर्द हो, रियासत को तस्लीम ना करने वाले अनासर हो, उनका कलाकमा ज़रूरी है। और आखिरी बात यह है कि ये जो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है, इसमें बराह रास्त अफ़गानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है और इंडिया के वसाइल काम आ रहा है उस पर पाकिस्तान के खिलाफ। ठीक है, बिल्कुल। वो जो बैरूनी नासिर के बलूचिस्तान में तो हमेशा से हमें पता है
कि ये सारी चीज़ें कार फरमा नज़र आती हैं। पूरी दुनिया में जितने भी पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं इसकी मजम्मत कर रहे हैं, UN ने इसकी मजम्मत की है, यूरोपीय यूनियन ने मजम्मत की है, और वो लोग भी सारी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग वहाँ पर भी है कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है और कौन करवा रहा है। ये सब चीज़ें जो है ये बड़ी अहम है। इस वक्त जो ऑन भी बात कर रहे थे कि इंटरनेशनली जो इंडिया का रहा है किरदार, लोग पहले उस पर नज़र नहीं डालते थे, लोग पहलू तही करते थे, लेकिन अब इंटरनेशनली वो सारी चीज़ें जो हैं अब दुनिया को पता चल गया, खुद अपने आप को इंडिया ने एक्सपोज किया। उसकी वजह ये है ना नाहिद, देखें कि वो पाकिस्तान के अंदर तो दहशतगर्दी हम हमेशा कहते थे ना कि वो एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, लेकिन जो दुनिया थी ना वहाँ पे अभी उनका ध्यान, दुनिया का ध्यान इसलिए नहीं गया था कि उन्होंने उस साइड पे भी कुछ किया नहीं था। तो जब उन्होंने कनाडा के अंदर सिख जो उनका लीडर था उसका जब उन्होंने कत्ल करवाया, फिर अमेरिका के अंदर जो वाकया हुआ, इवन लंदन के अंदर भी हुआ था कि एक सिख रहनुमा को कत्ल किया गया था, वो तो अलग बात है कि जो उस वक्त के वजीर आजम थे उनकी हमदर्दियाँ इंडिया के साथ थी, तो उन्होंने उस मामले को इतना ज़्यादा उठाया नहीं था। तो दुनिया को नजर आना शुरू हो गया इंडिया का एक भयानक चेहरा। मैं तो आपको पहले भी कह रही थी ना कि 70-80 की दहाई में जाके वहाँ पर ट्रेनिंग होती थी बाकायदा इन नौजवानों की। और बलूचिस्तान को देखें इसलिए भी वो हमेशा सोच ज़्यादा रखते हैं कि वहाँ पे मादनियात है, वहाँ पे पेट्रोल है, वहाँ पे गैस के ज़ाहिर हैं। जब भी रियासत उनके ऊपर काम करना शुरू करती है तो फ़ौरन ही वहाँ पर हमले होने शुरू हो जाते हैं, ताकि वो चाहते नहीं हैं कि वहाँ से ये सारी जो चीज़ें हैं वो निकलें और पाकिस्तान इस मामले में कुछ खुद कफील हो। और पाकिस्तान का जो इम्पोर्ट का जो बजट है वो इस मामले में कम होना शुरू। अब आप देख रहे हैं रिकॉर्ड एक है, उसके ऊपर सऊदी अरब की जो है सरमायाकारी आ रही है कि 15% वो जो है उसके शेयर्स खरीद रहे हैं। अब वो रिकॉर्ड के ऊपर काम स्टार्ट होगा, जब उसके ऊपर काम स्टार्ट होगा तो फिर पाकिस्तान के अंदर फिर वो बैरूनी सरमायाकारी आ रही होगी। तो ये चीज़ें जो हैं हमारे जो पड़ोसी है इंडिया उसको कभी भी पसंद नहीं आ सकती है। तो वो बलूचिस्तान के अंदर हालात को ऐसे रखेगा और उन मसला ये है और उनको वहाँ पे को भी निशाना बनाना है, उसको भी उन्होंने गवादर को जो पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी माशी बहाली के लिए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर पाकिस्तान और चाइना के जो ताल्लुकात हैं जिसकी तरफ साफी साहब ने भी इशारा किया था, उसमें भी ये खलीज कायम करने की कोशिश की जा रही है। उनको वहाँ पे लोग मिल जाते हैं ना जो कठपुतलियाँ हैं जो इस्तेमाल हो जाते हैं उनके हाथों में। अभी मारंग बलोच की उन्होंने बात की, तो जो मारंग बलोच थी वो एक और बलोच माहल बलोच थी, उनकी रिहाई की बार बार बात करती थी और वो खुदकुश हमलावर निकली। तो ये वो सारी चीज़ें कि हम बार बार मिसिंग पर्सन की बात शनीला ऑन सबको मुझे गुफ्तगू में शामिल करना है। अभी सेनेट इजलास की भी जो चल रही थी सारी कार्रवाई, सेनेटर इरफान सदीकी साहब भी उसमें ज़ाहिर ख्याल कर रहे थे, जो वज़ीर आज़म साहब ने बात की है। इस वक्त हमें वो सब चीज़ें बड़ा वो नज़र आ रही हैं, कैटेगोरिकली कहा जा रहा है आइन को तस्लीम करने वालों से बात होगी लेकिन दहशत गर्दों से बात नहीं होगी। और इसके दहशत गर्दी के ख़ात्मे के लिए मिल बैठना होगा। तमाम सियासी जमातें आपको लगता है कि इस पर सेम पेज पर होंगी, होना चाहिए यकीनन। पाकिस्तान की सलामती के मामलात हैं, चाहे वो अपोजिशन है चाहे हुकूमती जमातें हैं, सबको मिल बैठकर इसके लिए कोई एक स्ट्रैटेजी बनाना होगी। देखें पाकिस्तान की सियासी जमातें बड़ी मैच्योर जमातें हैं और हमेशा जब भी पाकिस्तान पे कोई मुश्किल वक्त आया है तो हमने APCs भी देखी हैं, हमने पार्लियामेंट के अंदर मुश्तरका इजलास भी देखे हैं। लेकिन एक जमात के अलावा हमने देखा कि जब मौजूदा वज़ीर आज़म बतौर अपोजिशन लीडर थे तो वो मिसाक मईशत की बात करते थे। तब जो बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ थे वो कहते थे कि मैंने इनके साथ नहीं बैठना। वो सिक्योरिटी की बात करते थे, ये कहते थे मैंने उनके साथ नहीं बैठना। बल्कि ये बजाय ये कि लॉ एंड आर्डर के लिए हेल्प करते, इन्होंने लॉ एंड आर्डर की हमेशा से मसाइल पैदा किए हैं। और अब भी अगर आप मजमूई तौर पर देख लें तो सबसे ज़्यादा मसाइल जो हैं वो अगर किसी सूबे में कोई हुकूमत डिलीवर नहीं कर सकी तो वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो हुकूमत है KP में जो उस अंदाज में डिलीवर नहीं कर सकी। वहाँ पे जिस अंदाज में 11 सालों में उन्होंने इक्विप्ड करना था अपनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी खास करके पुलिस को, तो अब ये ज़रूर है कि बैठना है क्योंकि कौमी इशू है। लेकिन दूसरी जानब अगर आप देखें तो प्रायोरिटीज़ कुछ और है। दूसरी जानब से प्रायोरिटी ये नहीं है कि पाकिस्तान बाहर से इन्वेस्टमेंट आए बल्कि अंदर से खबरें बाहर भेजी जा रही हैं। दूसरी जानब से क्या होता है, कभी IMF को लेटर लिखवाने की कोशिश की जाती है। दूसरी जानब से क्या होता है, कभी ये ट्रेंड चलाए जाते हैं कि पाकिस्तान स्टेबल नहीं है, कभी कहा जाता है जी श्रीलंका वाली खुदा न खास्ता सूरत हाल बनने जा रही है। तो अब वो तमाम चीज़ें अगर ख़त्म हुई हैं तो जैसे साफ़ी साहब कह रहे थे कभी इंटरनल इंस्टेबिलिटी की कोशिश की जाती है, और अगर इंटरनल वाले प्रेशर में हो और वो सहूलतकार ना मिल रहे हो तो फिर एक्सटर्नली वो हेल्प की जाती है उनकी। तो मेरे ख्याल में उस जमात को ये समझना चाहिए कि अगर
अब भी आप पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के साथ ना चले और रियासत के साथ ना चले तो फिर मेरे ख्याल में ये सियासत, ये जमात, पाकिस्तानी इसको बहुत हद तक रिजेक्ट कर चुके हैं, फिर उस जमात का वजूद अपना कायम रखना भी मुश्किल हो जाए। ठीक है, आगा इकरार हारून साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। जो हम बात कर रहे हैं कि परमानेंट बेसिस पर क्या हल है इस दहशतगर्दी को ख़त्म करने का? सिक्योरिटी फोर्सेस लगी हुई हैं, इस पे ऑपरेशन भी हो रहा है, उसमें इससे काम का हमें बाकायदा उसका आगाज़ नज़र आ रहा है कि जिस तरह से काम किया जा रहा है। आज 25 खवारिज को हलाक किया गया है, 4 हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान भी शहीद हुए हैं इसमें। तो अभी अनवारुल हक काकड़ साहब भी जो गुफ्तगू कर रहे थे सेनेट में, उन्होंने भी कहा बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करने वाले 1% लोग हैं। क्या सब मिलकर तमाम सियासी जमातें और जो हमारे अस्करी इदारे हैं उसके में तो कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है कि वो जिस तरह से कुर्बानियाँ दे रहे हैं, इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, तो तमाम सियासी जमातें मिलकर जो 1% लोग दहशतगर्दी फैला रहे हैं उसको कंट्रोल कर सकते हैं? कोई इस पर लाइहा अमल मिलकर बनाया जा सकता है? नहीं, देखिए बात ये है राही साहिबा कि उनके साथ बहुत दफ़ा डायलॉग हुआ है और हमने खुद जर्नलिस्टों के यानी कि ग्रुप्स ने 2 दफ़ा और द इन्विटेशन ऑफ दी दैन उस ज़माने के जो कोर कमांडर्स थे 2, हमने खुद जाके विज़िट किया, हम पॉलिटिशियन से मिले, लोगों से मिले। देखिए 1% भी शायद ज़्यादा है, मेरे ख़्याल में इससे भी कम लोग हैं जो कि आप कह सकते हैं कि इस्तेमाल हो रहे हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़। वो लोग हैं जो इंडिया से डायरेक्टली स्पॉन्सर्ड हैं, ठीक है, उनको वहाँ से पैसे मिलते हैं। एक आम जो बच्चा है उसको आपने इंडोक्ट्राइन किया है, आपने थ्रू अपने प्रोपेगेंडा टूल से आपने उसको इंडोक्ट्राइन किया है पाकिस्तान के खिलाफ। उसका कसूर नहीं है, जिन्हों से उसको इंडोक्ट्राइन किया है वो उन पे इन्वेस्टमेंट हो रही है। आप उनसे क्या बात करेंगे? जिनको पैसा आ रहा है, जो बाहर बैठे हुए हैं। ये अभी जिस यानी कि खातून का नाम लिया जा रहा था, ये रिसेंटली अभी आप देख लें कि किन ममालिक से अपना दौरा करके आई हैं वापस। ये तो वो लोग हैं ना कि इनको घर बैठे हुए वीज़े भी मिल जाते हैं ना। जो वही मैं कह रहा हूँ कि ये वो लोग हैं जिनको घर बैठे वीज़े भी मिल जाते हैं, इनको इन्वेस्टमेंट भी होती है, इनका मकसद पाकिस्तान से बाहर जाके पाकिस्तान की मुखालफत करना होता है और यही उनका बेसिकली जिसके टर्म ऑफ रेफरेंस में उनको पेमेंट्स मिल रही होती हैं। तो आप उनसे कोई बात नहीं कर सकते हैं। जहाँ तक बात है एक आम आदमी की, बाखुदा कोई भी हो, चाहे वो बलूचिस्तान में हो, चाहे वो पंजाब में हो, केपी में हो, तमाम लोग जो है इस मुल्क से बहुत मोहब्बत करते हैं और फ़ौज के लिए लोग अपनी खून देने को तैयार हैं, इस मुल्क के लिए जाने कुर्बान करने को तैयार है। मसला ये नहीं, आपने कहा था व्हाट इज़ टू बी डन, आपने मुझे क्वेश्चन किया था। इट इज़ वेरी सिंपल, जो अभी बात की आज फिर से प्राइम मिनिस्टर साहब ने, हमारे यहाँ पे पिछले आप कह सकते हैं कम से कम 25 साल से जो भी कुछ यहाँ पे हो रहा है वो बेसिकली लॉन्च होता है अफगानिस्तान से। तो जब तक आप अफगानिस्तान के मामला दुरुस्त नहीं होंगे तो हमें यानी कि हम काउंटर ही करते रहेंगे, क्योंकि वहाँ से लॉन्चिंग होती है और उसमें इंडिया बैठकर उसको इस्तेमाल करते हैं। ये बड़ी सलीम साफ़ी साहब ने अपना रशीद साफ़ी साहब ने बड़ा डिटेल आपको बताया है। हमें क्या करना है, हमें अपने, वही मैं कह रहा हूँ कि हमें अपने बॉर्डर्स को मैन तो अब कर ही रहे हैं, लेकिन शायद हमें इससे बहुत आगे जाके कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि इस एक हफ्ते में जो कुछ हुआ है ये हमें कंपेल करता है कि अब हम वेट एंड सी और इंतजार ना करें कि उधर से लोग आए तो हम उनको मारें। ठीक है, तो मेरा तो ये ख्याल है कि अब शायद इससे बहुत आगे जाना पड़ेगा हमें। बिल्कुल, इंसानी जानों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। दहशतगर्दी की इस जंग को एक हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ अब जो है वो लड़ा जाएगा भी, और हमें ये लगता है कि जल्द ही इसके ऊपर एक मुकम्मल तौर पर कोई हमें हिकमत अमली नज़र आएगी। चाहे बॉर्डर मैनेजमेंट की बात हो, इंडिया के हवाले से बात करें, अफ़गानिस्तान के हवाले से करें, जो कुव्वतें वहाँ से ऑपरेट कर रही हैं, और उसके साथ साथ जो पाकिस्तान में इस वक्त अस्करियत पसंद यहाँ पर मौजूद हैं और वो ऑपरेट कर रहे हैं, तो इनके लिए एक जामे हिकमत अमली हमें नज़र आएगी और अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन का यकीनन हमें नतीजा नज़र आएगा। और हमारी ये ख्वाहिश भी है कि जिस तरह पहले पाकिस्तान दहशतगर्दी से अपनी जान छुड़वा चुका था और दोबारा वो इस जंग में आया है, दोबारा उस पर ये जंग जो है वो मुसल्लत की गई है, एक मरतबा फिर पाकिस्तान दहशतगर्दी को शिकस्त देगा। अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं और ज़रा सियासी मैदान में कुछ गुफ्तगू हम ये चाहते हैं कि करें,
और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से हम कल भी गुफ्तगू कर रहे थे। अब मामलात मज़ीद हमें इख्तलाफात जो हैं वो आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं इस जमात में। और जो रिसेंट एक डेवलपमेंट हुई है, जो एक वाक़या है PTI खैबर पख्तूनख्वा में, इख्तलाफात जो हैं वो बड़ी संगीन किस्म की सूरत इख्तियार कर चुके हैं। और अली अमीन गुंडापुर ने आतिफ़ खान, शेर अली अरबाब को पार्टी ओहदों से हटा दिया है। इस वक्त ओहदों की जंग जो है वो पूरी पार्टी में हमें नज़र आ रही है, क़यादत की जंग नज़र आ रही है। एक तरफ अलीमा ख़ान हमें मैदान में नज़र आती हैं, फिर बुशा बीबी के साथ जो उनके इस वक्त मसाइल हैं वो भी आवाम के सामने तमाम तर चीज़ें जो हैं वो आ रही हैं। बहरहाल इसका नतीजा कुछ अच्छा नज़र नहीं आ रहा है। एक तो एतमाद का फुकदान है, दूसरा फिर इस तरह से जब एक दूसरे को ओहदों से आप फारिग करते हैं तो फिर तो एक वाज़ेह पैगाम है, खुला पैगाम है कि जिस डिवीजन की बात करते हैं, जिन इख्तिलाफात की बात करते हैं, वो बहुत आगे जा चुके हैं और बड़ी संगीन सूरत हाल इख्तियार कर चुके हैं। इसका नतीजा क्या होगा इस पर हम बात करते हैं। साफ़ी साहब, कल भी हमने गुफ्तगू की थी, अब तो मज़ीद चीज़ें उससे भी आगे बढ़ गई हैं और मामलात आगे बढ़ गए हैं, हो क्या रहा है? ये गल बढ़ गई है गल बढ़ गई है ये वो यही तवक्को थी और यही ख़दशा था कि पाकिस्तान पीपल्स PTI जो है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसमें यही कुछ होता है। चूँकि मैंने कल भी आपके सामने अर्ज़ करने की कोशिश की थी कि जब तंजीमी ढांचा मौजूद ना हो, जब किसी सियासी जमात के अंदर जमहूरी रवायात ना हो, तो फिर उस जमात का अंजाम यही होता है। PTI में इख्तिलाफात की कहानी बहुत पुरानी है, लेकिन जो अभी हालिया दिनों में जो एक नई लहर उठी है, इसका बुनियाद 9 मई के वाक़यात बने हैं। जब 9 मई के वाक़यात में लीडरशिप में शामिल कुछ लोगों ने चार्ज्ड मुजाहिरीन को, स्पेशली यूथ को रियासती इदारों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया, तो उस वक्त भी कुछ सेंसिबल आवाज़ें जो जमात के अंदर मौजूद थी, तो उन्होंने दबे अल्फाज में इस वाक़े पे एहतजाज किया था। लेकिन चूँकि इमरान ख़ान साहब इस पार्टी के आलनाल है और वो ख़ुद ही फ़ैसले फरमाते हैं, ना कोई वहाँ पे शूराई निज़ाम है, ना वहाँ पे कोई जमहूरी ऑर्डर है, ना कोई स्ट्रक्चर है, तो इमरान ख़ान साहब ने सबको शटअप कॉल दी उस वक्त, और उसके नतीजे में इमरान ख़ान साहब के सामने बहुत सारे लोग खामोश हुए। फिर बीच में बहुत सारी कहानियाँ हुई, लेकिन अब आते जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के इख्तिलाफात आज की बात नहीं है। जब 8 फरवरी में गैर मुतवक्के तौर पर PTI जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में एक मरतबा फिर जब उनको कामयाबी मिली और अहम रहनुमाओं को एक प्लान के तहत जो पार्टी के लिए जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी थी उनको साइडलाइन किया गया था, और अली अमीन गंडापुर के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन वहाँ पे नहीं बचा था, तो गंडापुर साहब ने जब क़यादत संभाली सूबे की, तो उनके रवैये में भी वही इमरान ख़ान साहब की झलक नज़र आ रही है। वो फ्लेक्सिबल नहीं है, वो पार्लियामेंटेरियन को और अपनी पार्टी रहनुमाओं को साथ लेकर चलने के कायल नहीं है। वो जिस तरह इमरान ख़ान साहब की वो कॉपी करने की कोशिश करते हैं कि बस मैंने जो बात कह दी वही सीधी बात है, बाकी लोग जो भी कुछ कहें। ये शेर अली अरबाब साहब और आतिफ़ ख़ान, ये आतिफ़ ख़ान स्पेशली बहुत सीनियर और इमरान ख़ान साहब के बहुत करीबी साथियों में से हैं। इन्होंने पार्टी के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी है, चाहे पार्टी की पॉलिसी जैसी भी हो, लेकिन सियासी तौर पर अभी तक इमरान ख़ान साहब के साथ डट के रहने वाले लोगों में से शामिल। जो कमेटी बनाएगी मुख्तसरन उसका कोई जी कमेटी, देखिए कमेटी में किसको डाला गया है। शाह फरमान साहब जो तकरीबन साबिक गवर्नर है खैबर पख्तूनख्वा के, और वो इमरान ख़ान साहब से काफ़ी फ़ासला इख्तियार कर चुके हैं, पार्टी मामलात से वो अपने आप को अलग कर चुके हैं। जब उन्होंने सियासत नहीं करनी तो फिर जाके आपने उनके सरबराही में पार्टी बना दी, वो कमेटी बना दी, जिसको तस्लीम कोई भी नहीं कर रहा। उनके साथ जो वकील साहब है उनकी भी कोई बात और राय नहीं सुनी जाती। तो अब ये मामला इस वक्त जो है वो गंडापुर साहब को ख़ुद अपने साथियों से डर लगने लगा है। शकील खान जो एक सूबाई वज़ीर थे, जब उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था, ख़ुद ही उन्होंने इल्ज़ामात उन पे करप्शन के भी लग रहे कि किस तरीके से पोस्टें तकसीम हो रही है, किस तरह पोस्टें बेची जा रही है, किस तरीके से सिक्योरिटी का जो हाल है। आज भी हम जिक्र कर रहे थे ना, एक ज़िला जो सिटल एरिया है खैबर एजेंसी, अब खैबर एजेंसी नहीं रही है, वो एक ज़िला है खैबर पख्तूनख्वा का। वहाँ पे 25 फितना खवारिज के लोग मारे गए, और जनूबी अजला तो तकरीबन सूबाई हुकूमत और सूबाई लीडरशिप के हाथों से वो निकल चुकी है इंतज़ामिया जो
है, तो उनके सामने जो अहम मसले हैं उनकी बजाय उन जो स्पेशली सूबाई हुकूमत है उनकी तवज्जो सिर्फ माल बनाने पे है, और ये लोग जो है एक दूसरे के साथ exactly मैं यही बात करना चाह रही थी। इस पॉइंट को शनीला के पास ले जाते हैं। केपीके हुकूमत के जो अपने वहाँ पे आवाम के मसाइल हैं उनकी तरफ तवज्जो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जलसे जुलूस के लिए लोगों को जमा करना है, जो आपने अपने वसाइल हैं हुकूमत के वहाँ पर आपने खर्च करने हैं, तरजीहात क्या हैं इस वक्त? नाहिद, उनकी तरजीहात सिर्फ लूट मार करप्शन है। आपको कहीं नज़र आता है कि वो किसी भी अवामी मसले के लिए निकले हो या अवाम को कहीं पे भी रिलीफ दे रहे हो? अगर पंजाब रिलीफ देता है बिजली के बिलों पे तो उस पर तनकीद करना शुरू कर देते हैं कि जी इनको सिर्फ पंजाब नज़र आ रहा है। सिर्फ ये बात नहीं सोच रहे कि पंजाब हुकूमत दे रही है, फेडरल नहीं दे रही। आपके पास भी सारे वसाइल हैं, वो हर वक्त आप जाएं ऐसे चीज़ों को तो तमाम सूबों को इसकी जो है तकलीद करनी चाहिए। तकलीद आप आगे बढ़कर बिल्कुल वो अवाम के मसले देखें। एक तरफ हम पंजाब को देखते हैं, एक पंजाब के अंदर देखते हैं कि बच्चों को स्कॉलरशिप मिल रहे हैं, वहाँ पर बिजली के बिलों में रिलीफ मिल रही है, वहाँ पे ई-बाइक्स दी जा रही है, वहाँ पे कार्डियोलॉजी का हॉस्पिटल खोला जा रहा है, कैंसर हॉस्पिटल खोला, ITCT बन रही है। जब हम खैबर पख्तूनख्वा की तरफ जाते हैं तो हमें सिर्फ ये नजर आता है कि एक वजीर आला है जो बढ़ के मार रहा है, वो बिजली स्टेशन पे जा रहा है। वहाँ पे जो सिचुएशन है, जो सूरत हाल है, आप इसलिए कि किस तरह 11 साल हो चुके हैं, कैसे कॉम्प्रोमाइज कर 11 साल हो चुके हैं उनके वहाँ पे, लेकिन उनकी पुलिस इस काबिल नहीं है कि किसी का मुकाबला कर सके। CTT का जो ऑफिस है वो एक रेंटेड बिल्डिंग के अंदर है, क्योंकि तरजीहात में नहीं शामिल ना आवाम को वो कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करना। बारिश होती है तो इनके हॉस्पिटल्स जो हैं तो वो होते हैं वो तालाब बन जाते हैं, वहाँ पे कोई बर्न यूनिट नहीं है। कैंसर का किसी ने इलाज कराना है वो लाहौर आ रहा आगे साफी साहब कह रहे हैं गल बद गई है, कहाँ जाके रुकेगी बात? देखिए, इशू सियासी नहीं है, तहरीक इंसाफ का आपस की लड़ाई करप्शन की लड़ाई है। और शकील खान साहब ने बता दिया कि वज़ीर आला जो अली अमीन गंडापुरा है उन्होंने किस तरह रेट लगाए हुए हैं। अलीमा खान की और बुशरा बीबी की लड़ाई भी पैसों की है। उसके अलावा अगर आप दीगर लोगों को देख लें तो ये सारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त कोई पता चलता है कि जी इमरान खान के नाम पे चंदा लेके खा गया है, कोई पता चलता है कि जनाब उसने फलां जगह से पैसे पकड़े हैं और टिकट लेके दूंगा। अब हमने देखा कि जब इन्हीं लोगों के केसेस अदालत में आते हैं तो बजाय इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की हमें पता चलता है कि ये होता है कि जी इनकी कॉल क्यों रिकॉर्ड की गई। ठीक है, तो अगर मजमूई तौर पे आप देखें तो तहरीक इंसाफ इस वक्त लुटो और फुटो के माहौल में है। हर किसी को पता है कि अब जमात क्योंकि ग्राउंड लेवल पे रही नहीं है, अब ये है कि ये आखिरी हुकूमत है KPK में हमें मिली हुई, जितने पैसे इकट्ठे कर सकते हैं अपने तौर पे पैसे इकट्ठे करें और अपनी प्रॉपर्टीज़ बनाएं। लेकिन इसमें फिर जो सेन वाइसेस हैं, वो जो पॉलिटिकल माइंड्स हैं, वो साइड पे ज़रूर हुए हैं, लेकिन वो ये चाहते हैं कि इस तरह खुली छूट ना दी जाए। अब आपके पास वक्त कम है, लेकिन एक जुमला ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि क्यों ये इस तरह की ये बड़कबाजी ये स्टाइल क्यों है? वो इसलिए कि अवाम दूसरी तरफ आई ही नहीं ना, अवाम पूछे ही नहीं कि भाई हमारे लिए सेहत के लिए क्या कर रहे हो, हमारी हेल्थ के लिए क्या कर रहे हो, हमारी एजुकेशन के लिए क्या कर रहे हो। तो जब अवाम वो बात करने लगे तो जी हम इस्लामाबाद पे दौड़ेंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे और हमें पकड़ के दिखाओ हमारी रेड लाइन है। रेड लाइन तो आपकी नजर आ गई, अब वो रेड लाइन तो जो है वो क्रॉस हो गई। अब मेहरबानी करें, अब अवाम के लिए कुछ थोड़ी देर के लिए कोई रिलीफ के काम करें। पूरा मतलब ये कोई सुबाइयत नहीं है, आपके सूबे से लोग हिजरत करके दूसरे सूबों में जा रहे हैं, दूसरे सूबे भरे पड़े हैं, तो अवाम को वहाँ पे कम से कम सहूलियात जरूर। ठीक है, अब इकरार साहब आपकी तरफ आऊँगी। यही इस वक्त तरजीह होनी चाहिए किसी भी सूबे की, उसकी हुकूमत की, कि इस वक्त जो मसाइल आवाम को दरपेश हैं उनको किसी न किसी तरह से रिलीफ फराहम किया जाए। आपकी पूरी रियासती मशीनरी लगी हुई है कि जल्द से आपने जलसों का इनेकाद करना है और वो भी आप नहीं कर पा रहे हैं, और अंदर इक़्तिदार की जंग है, कौन क़यादत संभाल रहा है, कुछ चीज़ें अजीब सा माहौल बना हुआ है, बड़ी मुबहम सी सूरत हाल है। देखिए नहीं साहिबा, जब भी हाइब्रिड कोई चीज़ बनाई जाती है ना तो उसका अल्टीमेट रिजल्ट ऐसे ही होता है। और कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंभा जोड़ा। जिस भानुमती ने कुंभा जोड़ा था फैस फैक्टर ने, वो जब से अंदर गया है वो कुंभा जो है वो बिखर गया, आपके सामने है। कुंभे के अंदर जो कुंभा था वो भी बिखर गया है। और एक बात आपने बहुत अच्छी की, मैं उसको आगे बढ़ाऊंगा, कि कोई भी हुकूमत हो उसको चाहे, ठीक है सियासत अपनी जगह पे वो करे, लेकिन व्हाट दे आर डिलीवरिंग टू ए कॉमन पर्सन, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। और मैंने देखा है कि इनके जो चीफ मिनिस्टर है उसको वाकई बढ़ के मारने के अलावा, जैसे कि शराजी साहब ने कहा है, कोई काम ही नहीं है। और मेरा मकसद है कि
कब तक आप ऐसे चलाएंगे? और आपकी हालत जो है इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की, आपका सूबा आज ही हालत देख लें, यानी कि ये सीटीडी ने किया है भाई, एक्चुअली तो ये पुलिस का काम था ना, ये परमिशन गवर्नमेंट का काम था। इकरार साहब वक्त ख़त्म हो गया है। बहरहाल डिवीजन बहुत वाज़ेह तौर पर इस वक्त खुलकर सामने आ गई है। चीज़ें मज़ीद जिस तरह से आगे डेवलप हो रही हैं तो कोई अच्छी ख़बरें नहीं हैं। मेरे साथ प्रोग्राम में रशीद साफ़ी साहब, शहनीला अमार साहिबा, ओन शिराजी साहब और आगा इकरार हारून साहब मौजूद थे। आप चारों हज़रात का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। कल इंशाअल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।